नमस्कार, मैं मानवेंद्र बर्तवाल नवक्रांति समाचार से। और आज तल्ला नागपुर भ्रमण पर पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी पधारे हैं। आइए दिखाते हैं आपको उनके जन समर्थन या उनका जनसंपर्क कैसे चल रहा है। कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं। जैसा आप देख पा रहे होंगे, तमाम कांग्रेसी चुप्ता बाजार में रोड शो करते हुए हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री जी पधारे हैं। जनपद रुद्रप्रयाग की पूरी इकाई और प्रदेश चमोली से आए उनके कांग्रेस समर्थक सब उनके साथ आए हैं। पूर्व मंत्री ने हॉस्पिटल से हमको मेरे साथ यहाँ पर पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी हैं। आइए जानते हैं कि आज इस अभियान में उनको कितनी सफलता प्राप्त हो रही है। देखिए, केदारनाथ की जनता बिल्कुल अपने आप को ठगी महसूस कर रही है। पिछले 7 सालों से जो इस क्षेत्र का विकास रुका है, इससे वो बिल्कुल अपने आप को असहज महसूस करते हुए इसमें बदलाव के बारे में निश्चित रूप से सोच चुकी है। और ये आवश्यक भी है। मैं समझता हूँ कि अगर बीजेपी का कोई व्यक्ति जीत कर जाता है तो वहाँ खामोश रहेगा। आपको यहाँ की मांगों को, यहाँ की समस्याओं को उठाने वाला तेज तर्रार व्यक्ति वहाँ पर चाहिए। वो मनोज राव से बेहतर नहीं हो सकता। अपनी बातों को मनवाने के लिए जो क्षमता उनके अंदर है, वो मैं समझता हूँ वो यहाँ पर जीत रहे हैं, बहुत बड़ी बहुमत से जीत रहे हैं। तो जैसा कि नेगी जी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं, आइए चलते हैं हरीश रावत जी के। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप आगे जाओ हरीश रावत जी से। जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, हम भी नहीं कहा यहीं पे पकड़ लीजिए उनको। जग ले आया कर ये जी ले ले। जिंदाबाद जिंदाबाद फोटो खींच दो पर बैठी दिखा इनको भी दिखा दो। खींच दो पर इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हां भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम पूर्व मुख्यमंत्री जी से कुछ सवाल पूछेंगे इस उपचुनाव से इतर, क्योंकि उपचुनाव एक बहाना है और दोनों दलों का एक ही मकसद है, किसी भी प्रकार से इस सीट को हथियाना। तो आज हम जानेंगे हरीश रावत जी से कि वो क्या राय रखते हैं यूसीसी पर और 25 सालों में हमने क्या पाया क्या नहीं पाया, इस पर हम विस्तार से वार्ता करेंगे। श्री रावत जी का जनसंपर्क शुरू है। नमस्कार, मेरे साथ हैं इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। आज 24 साल बीतने के बाद जानते हैं इस
केदारनाथ उपचुनाव से इतर भी कुछ सवाल राज्य के उपजे हैं, उनके बारे में विस्तार से बात करते हैं। रावत जी, पहले तो नवक्रांति समाचार में आपका स्वागत है। मैं नवक्रांति को सैल्यूट करता हूँ। धन्यवाद। और नई क्रांति लाई है, कांग्रेस जिताई है। धन्यवाद। रावत जी, इस उपचुनाव से इतर में एक संशय मेरे दिमाग में है, और क्योंकि आप पंचायत से लेकर के मुख्यमंत्री तक का आपने सफ़र तय किया है, तो आपसे बेहतर इस बात को कोई नहीं जान सकता होगा। थोड़ा राजनीति से इतर एक आम नागरिक की तरह या आम उत्तराखंड की तरह ये 24 सालों में हमने क्या पाया और क्या खोया? आपने ऐसा प्रश्न कर दिया कि जिस प्रश्न का उत्तर न मुझसे निगलते बनना है न बोलते बनना है। मैं नहीं चाहता कि ये संदेश जाए कि हम सत्ता में नहीं हैं तो इसलिए सब बुरा हो रहा है। सत्यता ये है कि जो आम आदमी, जिस गांव घर के आदमी के लिए, गली मोहल्ले के आदमी के लिए ये राज्य की लड़ाई लड़ी गई, राज्य बना, वो आज पीछे छूट गया है। उसकी तरफ मुड़ करके सत्ता, मंत्री, अधिकारी नहीं देख रहे हैं। आज उसी का परिणाम है हमारे गांव, जो अपने आप में एक स्वावलंबी गांव थे, अब धीरे धीरे भूता गांव में बदलते जा रहे हैं, खाली खाली होते जा रहे हैं। जब पलायन, अब बेटे पलायन कर रहे, और जो ज़मीन यहाँ की है, मिट्टी है, उसको बूझ के भाव जो है बाहर से आकर के लोग खरीद रहे हैं, तो संस्कृति कैसे बचेगी? तो ये उत्तराखंड की, केदारखंड की, तल्ला नागपुर की जो संस्कृति है, अब उस पर भी हमला हो रहा है। सरकार कह रही है कि हम समान नागरिक संहिता यहाँ लागू करने वाले हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? वो पूरे देश में लागू करे तभी तो समान आज नागरिक संहिता है। आपने केवल एक किनारे में, उत्तराखंड में कोई चीज़ लागू करो जो इतनी बड़ी है, बढ़िया है, तो मोदी जी, आप और अमित शाह जी पीछे क्यों छूट रहे हैं? नड्डा जी क्यों पीछे छूट रहे हैं? आप इसको देश में लाइए ना, पूरे देश के अंदर। आप ये उत्तराखंड जैसे छोटे से राज्य में कोई फ़ायदा आम आदमी को नहीं होने जा रहा है। मैं नवक्रांति से प्रार्थना करूंगा कि 1 साल बाद इसके लागू होने के मुझसे खुद वो सवाल करे और खुद ही वो उत्तर देंगे कि ये बेफजूल की एक्सरसाइज है, ये कुछ नहीं है। भाजपा के पास बताने को कुछ नहीं है, इसलिए नकल खुद करवाते हैं, नकल रोकने का कानून बनाते हैं। नकल शुरू किसने की? नौकरियों में कौन था? बीजेपी का। यहाँ से लेकर पटना तक जितने पेपर लीक के मामले हुए हैं, सब में भाजपाई, और कह रहे हैं हमने नकल विरोधी कानून बना दिया, हमने फला कानून बना दिया। अरे भैया, तुम ही करते हो सब ये चीज़ें, और फिर कानून बना करके, जैसे इन्होंने दूसरा केदार, शास्त्रों में भी कहा है, एको केदार दूसरो नास्ती। ये केदार बनाने चले बुराड़ी में, दूसरा केदार धाम है। तो आप कह रहे नहीं हमने कानून बना रहे हैं, हम कोई कहीं नहीं बना सकेगा। तो यही करते हैं गड़बड़, और यही फिर उसका फ़ायदा लेने के लिए नाटक करते हैं। तो और कुछ नहीं हो रहा है। ये जो समान नागरिक संहिता है, ये एक ढकोसला है, खाली बेगानी शादी में उत्तराखंड को दीवाना बना रहे। रावत जी, एक अंतिम प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा। उपचुनाव में आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है। ये उपचुनाव केदार दिल्ली कैसे गया, सोना कौन ले गया, ये दोनों दल आपस में केवल इसी पे एक बोल रहा है, एक सफाई दे रहा है। इससे इतर राज्य के कुछ अन्य सवाल हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, उस पर आखिर चुप्पी क्यों है? हम चुप नहीं हैं, हमारे तो सवाल ही वही है, हमारे तो सवाल ही वही है। मगर केदार हमारे सर्वोच्च हैं, हमारे सर माथे हैं, माथा है, हमारा मस्तक है। यदि उसकी चांदी, जो बहुमूल्य चांदी है, सोने से, हीरे से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो निकाल करके बेच दी और सोना लगा रहे हैं कहा, और वो सोना लगाना ढकोसला पूरा नाटक कर दिया। तो हम पूछेंगे ही विपक्ष के नाते, कहाँ गया वो सोना, क्यों बेच खाया? अब यात्रा अच्छी खासी चल रही थी, उसका गला घोंट दिया यात्रा का, यात्रा ख़त्म कर दी। तो सवाल तो हमको पूछने पड़ेंगे। लेकिन बेरोजगारी, आज देश दुनिया में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की वृद्धि दर, वार्षिक वृद्धि दर भारत में है, और भारत में सबसे ज़्यादा वार्षिक बेरोजगारी वृद्धि दर उत्तराखंड के अंदर है।
ये रोजगार के लिए बनाया गया उत्तराखंड जो है आज बेरोजगारों का आशियाना बन करके रह गया है। और उसी तरह महंगाई कहाँ पर है। एक गंठी नमक, वो प्याज नमक और उसमें तेल डाल करके हम लोगों को हमारे माँ ने पढ़ाया, लेकिन आज वो प्याज 80 रुपया किलो, नमक की थैली जो 5 रुपये की थी वो 30 रुपये की हो गई, और जो तेल 50 रुपये में मिलता था 2014 में 1 लीटर, आज वो 150 रुपये का हो गया। चने की दाल गरीब का सहारा 18 रुपये की चने की दाल आज जो है 80 रुपया 90 रुपया हो गई। तो ये महंगाई, इन्होंने महंगाई से निचोड़ दिया, और केवल इनके राज्य में एक काम हो रहा, हमारी बेटियां असुरक्षित हैं, हमारी बहनें असुरक्षित हैं। आप जीत के प्रति कितने आशान्वित हैं? आपकी जो मूंछें हैं जब पूछते वक्त वो फड़फड़ा रही ऊपर को, तो इसका मतलब है आप मुझसे ज़्यादा आशान्वित आप है। मैं तो मांगने वाला हूँ, आप जो है मांगने के लिए लोगों को तैयार करने वाले हैं। तो आप यदि कांग्रेस की जीत के प्रति आशावान हैं तो फिर मैं तो मांगने वाला हूँ, मांगूंगा ही तब कि दाता दे दे। धन्यवाद रावत जी। जैसा आपने रावत जी को सुना होगा, और इन्होंने भी सरकार चलाई है, जो ये परिस्थितियां आज निकल कर सामने आ रही हैं उसमें बराबर के भागीदार रावत जी भी हैं। मेरे साथ यहाँ पर कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष है। आइए जानते हैं उनसे कि कांग्रेस सेवा दल की प्रदेश अध्यक्ष है। आइए जानते हैं उन्हीं से कि ये प्रचार प्रसार कांग्रेस के हित में कैसे चल रहा है। आप ही देख ही रहे हैं कि कितना जनसंपर्क है, आम जनमानस किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लिए मुखर होकर सड़कों पर आ गया है। तो एक बदलाव की बयार है। निश्चित रूप से मनोज रावत जी विजयी होंगे, ये उपचुनाव कांग्रेस की झोली में जाएगा। अब तक कहाँ आपने भ्रमण किया, और उस भ्रमण के दौरान कुछ आरोप आप पे भी लग रहे हैं, कुछ उन पे भी लग रहे हैं। ये राजनीति पे है आरोप, और ये बेबुनियादी बातें तो चलती रहती हैं, पर कांग्रेस जो आरोप लगाती है वो सबूत के साथ लगाती है। हम पूछना चाहते हैं कि केदार बाबा का सोना पीतल कैसे हो गया, और जो हमारे खिलाफ चुनाव में खड़ी है अंकिता हत्याकांड हो गया, क्या वो उत्तराखंड की बेटी नहीं थी? क्या वो भारत की बेटी नहीं थी? क्या वो महिला नेत्री होने के नाते उनके पूरी पार्टी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलते? तो फिर किस मुख से वो सड़कों पे लोगों की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए आते हैं? और बेरोजगारी चरम सीमा पर है, क्या बयान लेके आते हैं वो युवाओं के लिए? क्या मतलब क्या रास्ता दिखाएंगे? ये कोरी बातें हैं, सब्जबाग दिखाने के अलावा केवल ये लोगों को वोट की राजनीति के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, बस इतना ही, और कुछ नहीं। धन्यवाद। जैसा कि ये महिला मोर्चा की अध्यक्षा हैं, अंकिता के मामले में ये भी बोली हैं, लेकिन विपक्षी में होने के नाते इतना कहना ही पड़ता है। सत्य तो यह है, अंकिता के मामले में चाहे महिला प्रकोष्ठ कांग्रेस की हो, चाहे महिला प्रकोष्ठ बीजेपी की हो, दोनों ने चुप्पी साधी है।